हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागराज में। मैं संजीव कुमार एक और वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। देखिए, कल हमने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान जो है उसकी क्लासेस शुरू कर दी थी, लेकिन कल की क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। आज हम चाहते हैं कि आपको इस तरीके से क्लास कराएं जिससे आप अपने नोट्स बना सकें। आप धीरे धीरे अपने नोट्स बनाते चलें। हम स्पीड इस तरीके से मेंटेन रखेंगे ताकि आप अपने नोट्स भी बनाएं। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा डिटेल में होगा। इस टॉपिक का नाम है संवैधानिक विकास। और ये संवैधानिक विकास कहाँ का? भारत का। तो भारत का संवैधानिक विकास जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को रहता है कि सर डाटा बेस्ड चीज़ें नहीं हमें मिल रही, कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने आपको कल की क्लास में, लास्ट क्लास में केवल एक बात बताई थी कि दो फेज़ हैं। मैं एक बार कल की क्लास को थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। एक फेज़ है 1600 से जब से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और 1857 की क्रांति तक। जब तक भारत में आप ये फेज़ देखते हैं, और पहला एक्ट जो महत्वपूर्ण एक्ट है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। अगर अधिनियम टू अधिनियम देखते हैं तो 1857 की क्रांति तक 3 यूनिट आप देखते हैं। एक ब्रिटिश संसद प्लस महारानी, कोई भी महारानी है, ये एक यूनिट है। इस यूनिट को हम सबसे ऊपर रखते हैं। इसके बाद एक यूनिट है ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके बाद ये सेकंड यूनिट है जो पावरफुल है, और एक हम रखते हैं भारत की जनता। लेकिन हमने यह पढ़ लिया था, हमने बहुत अच्छे से यह पढ़ लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसकी वजह से भारत में 1857 में कई लाख लोग मारे गए, इसकी गलत पॉलिसी या गलत नीतियों के कारण। तो हम सेकंड फेज़ अपना स्टार्ट करते हैं। वो 1858 से 1858 से स्टार्ट होता है और 1947 तक। देखिए, बात समझिएगा मेरी। और इस बीच जब हम देखते हैं तो अब केवल 2 यूनिट काम कर रही हैं। एक यूनिट तो वही सेम, यानी कि ब्रिटिश संसद प्लस महारानी, और दूसरी यूनिट हमारी यहाँ ख़त्म होगी। अब भारत पर शासन सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन, यानी कि भारत की जनता। तो अब जो हमारा टॉपिक होगा, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी अब हमारा टॉपिक होगा, अगर हम इस टाइम फेज़ जो फर्स्ट हम देख रहे हैं, इसके बीच का कोई अधिनियम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप ये देखें कि चार्टर अधिनियम होगा, चार्टर एक्ट होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। और अगर हम इसके बाद का अधिनियम देखेंगे तो या तो उसमें हम देखते हैं भारत सरकार, और सरकार नहीं होगा तो भारत परिषद। ये शब्दावली दिखाई देगी, और शब्दावली अनुपस्थित मिलेगी आपको ये, यानी कि यहाँ ये नहीं होगी। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे ऑफलाइन ये पूछ लिया कि सर इन अधिनियम में भारत सरकार अधिनियम ही क्यों लाए, ये ब्रिटिश सरकार अधिनियम क्यों नहीं लाए? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्रिटेन ने वर्ल्ड में कई ऐसे देश थे जो उसके अधिकार क्षेत्र में थे, नियंत्रण में थे। तो वो अगर ब्रिटिश अधिनियम के नाम से लाता तो फिर ये पता ना चलता कि वो भारत के लिए है या किसी और जीते गए भूभाग के लिए है। इसीलिए ये भारत के लिए है, भारत सरकार या भारत परिषद अधिनियम। तो आपके माइंड में ये इमेज होनी चाहिए कि बीच में एक ईयर है 1857 की क्रांति। इससे पहले अधिनियम सारे क्या होंगे? चार्टर होंगे, और इसके बाद के सारे अधिनियम क्या होंगे? भारत सरकार या भारत परिषद अधिनियम। देखो, इतनी छोटी सी बात तो आप समझ ही सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैंने ये बता दिया कि 1857 की क्रांति के दौरान इस यूनिट का अंत कर दिया जाएगा, और भारत पर सीधा शासन जो होगा ब्रिटिश क्राउन के अधीन। क्राउन मतलब, क्राउन बोलते हैं ताज को, या ब्रिटिश ताज के अधीन, महारानी के ताज के अधीन कह लो। तो एक यूनिट इसमें, एक जो बीच की जो यूनिट थी वो ख़त्म कर दी गई। तो अब मुझे पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा या आनंद आएगा। देखिए, कुछ आप क्वेश्चंस ऐसे भी देखते हैं
जो डाटाबेस होते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए और हेडिंग आपका यह है कि भारत का संवैधानिक विकास या भारत के संविधान का विकास, भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ, धीरे 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 कैसे हुआ। तो ये शुरू करते हैं हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। लेकिन उससे पहले कुछ स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बात है 1599 की। 1599 में एक लॉर्ड मेयर नाम के व्यक्ति थे जो उस समय की जो ब्रिटेन की महारानी थी उनसे मिले, जिनका नाम एलिजाबेथ था। ठीक, एक बात और समझ लें, 1857 की क्रांति के दौरान महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया है। कौन सी महारानी है? विक्टोरिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के दौरान एलिजाबेथ है। तो यह आपके लिए बेहद जरूरी हो गया कि पहले है ए अल्फ़ाबेट से बनने वाली एलिजाबेथ और बाद में है वी से बनने वाली विक्टोरिया। आप समझ रहे हैं? ये भी अपने माइंड में रखें कि विक्टोरिया बाद में है और एलिजाबेथ पहले है। तो विक्टोरिया की बात नहीं कर रहे, हम एलिजाबेथ की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक लॉर्ड मेयर नाम के एक व्यक्ति थे, वो महारानी एलिजाबेथ से मिले और उन्होंने व्यापार की अनुमति मांगी और कहा कि हमें व्यापार भारत के साथ करना है, आप इसकी अनुमति हमें दें। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने लगभग 24 सदस्यों की एक समिति को 15 साल के लिए प्रारंभ में, याद रखना, प्रारंभ में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश संसद या ब्रिटेन महारानी, जो ब्रिटिश महारानी है, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के 24 लोगों को केवल 15 वर्ष के लिए भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया कि केवल 15 वर्षों तक आप व्यापार करें, ये ध्यान रखें। ठीक, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, एक और बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, एक बार सीजीएल को भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का एक वो होता है कि वो पैटर्न उसने चेंज कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग into the East Indies, into the ईस्ट इंडीज, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी पूछ लेता है। तो ये कंपनी से एक प्राइवेट कंपनी थी जैसे आप देख रहे हैं, और इस कंपनी का उद्देश्य भारत में व्यापार करना था, केवल व्यापार करना, ये बात ध्यान रखें कि व्यापार करना था। अब ये कंपनी जो थी, इस कंपनी ने क्या काम किया, इस कंपनी ने भारत में अपना व्यापार करने की अनुमति महारानी से ली और व्यापार अपना शुरू कर दिया। ये बात 1600 की है। 1600 से व्यापार करते 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 इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, इतने उतार चढ़ाव इन्होंने देखे कि ये एक मजबूत स्थिति में पहुंच गए। कब? जब इन्होंने बहुत फेमस से कुछ युद्ध जीत लिए, जैसे 1757 प्लासी जीत लिया, जैसे 1760 वांडीवास का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। ये बड़े युद्ध हैं, हालांकि इनमें प्लासी और बक्सर तो आप जानते ही होंगे, हो सकता है वांडीवास ना जानते हो। तो ये दोनों युद्ध जब जीत लिए तो अब इन्हें करना था यहाँ पर शासन, व्यापार नहीं करना था, अब इन्हें यहाँ करना था शासन। अब शासन के लिए जब ये ब्रिटिश संसद से या ब्रिटेन की महारानी से कुछ धनराशि उधार मांगेंगे, तभी भारत के संवैधानिक विकास के लिए कुछ अधिनियम पारित होंगे, और उन्हीं अधिनियम की मैं बात करूंगा। देखो, अब स्टोरी आपको बहुत अच्छे समझ आ गई कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो शासन करना चाहती है, और उसे शासन के लिए कुछ धन की ज़रूरत है, और धन की ज़रूरत के लिए वो ब्रिटिश संसद से या महारानी से उधार मांगती है। बहुत सिंपल सी बात है। एक और बात ध्यान रखें, ब्रिटिश संसद या ब्रिटेन की महारानी 26 जनवरी 1772 में लॉर्ड नॉर्थ
के नेतृत्व में एक परवर समिति, गुप्त समिति भी कह सकते हैं इसे, गुप्त समिति का गठन करती है। और इस परवर समिति का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी पर नजर रखना है, नजर रखना है बस। अब मैं एक के बाद एक एक्ट पढ़ाता जाऊंगा, आपके दिमाग में बस एक बात होनी चाहिए, वो बात यह है कि 1857 से पहले सभी अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपे जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी उनका इम्प्लीमेंट भारत की जनता पर कर रही है। इसीलिए इस प्राइवेट कंपनी की वजह से सभी अधिनियम को चार्टर कहा गया, क्योंकि चार्टर एक प्राइवेट वर्ड होता है। चार्टर हम देखते हैं, चार्टर प्लेन बोलते हैं, तो प्राइवेट है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ये चार्टर एक्ट किसी भी अधिनियम में हमें दिखाई नहीं देगा, फिर भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम। बस दो बातें आप ध्यान रखें। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, मैंने अभी एक लाइन आपको बोली थी कि 26 जनवरी 1772 में लॉर्ड नॉर्थ के नेतृत्व में महारानी ने एक कमेटी या एक समिति गठित कराई जिसका नाम परवर समिति था। परवर समिति एक तरह की गुप्त समिति भी कही जाती है। उसका उद्देश्य क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नज़र रखी जाए। अब नज़र रखनी शुरू करी ब्रिटिश संसद ने, या नज़र रखना शुरू किया महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कार्य करना था भारत की जनता पर। तो 3 फेज में हम चल रहे हैं, यानी कि 3 यूनिट काम कर रही हैं। और अब हम शुरू करते हैं। पहले समिति बनाई गई, उसके बाद एक एक्ट पारित किया गया। सबसे पहला हम अधिनियम जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम। ठीक है, इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं हम, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को रेगुलेट कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को रेगुलेट करने का कार्य कर रहा है। तो हम इसे पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि बुक आपको क्या बताती है और मैं किस तरीके से इंटर रिलेट कराता हूँ। मैं इस अधिनियम के भी सीधे सीधे पॉइंट लिख देता हूँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये है कि इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये इसका वो है। अच्छा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसका जो मुख्य न्यायाधीश था वो एलिजा इम्पे। ये मैं 101% क्या 1000% की मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ये बिल्कुल पूछेगा कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। अच्छा, उसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड भी बढ़ा लेंगे। ये क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछ ले। हाइड, चैम्बर और लिमेस्टर। हाइड, चैम्बर और लिमेस्टर, ये इसके अन्य न्यायाधीश थे। एक और बात ध्यान रखें, अगर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है तो 1773 में देता है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। लेकिन अगर हम स्थापित होने की स्थापना देखते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, तो 1 साल बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। दोनों बातों में अंतर है, कंफ्यूज ना हो। इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बंगाल के गवर्नर को, गवर्नर ऐसे लिख देता हूँ जी, गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, डबल जी बनाया गया। अच्छा, इस समय जो बंगाल के गवर्नर थे वो वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग। लेकिन वारेन हेस्टिंग सिर्फ गवर्नर से क्या बन गया? गवर्नर जनरल। ये बात ध्यान रखें। ये 2 पॉइंट हो गए, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि 3 प्रेसिडेंसी थी। मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया।
ये क्वेश्चन, इसे मैं समझाऊंगा। अब देखो एक बात समझो, ये आप ल्यूसेंट की बुक ले लो या आप कोई भी बुक ले लो, इंडियन पॉलिटी की, दृष्टि की ले लो, कोई भी ले लो, ये डाटा देगा, लेकिन ये डाटा आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करेगा। आप इसे रटेंगे भूल जाएंगे, रटेंगे भूल जाएंगे, आप याद कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं याद कर सकते? क्योंकि आप इंटर रिलेट नहीं करते। देखिए ये 3 चीज़ें हैं। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, एक सामान्य बात है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया, उस समय वारेन हेस्टिंग थे, गवर्नर से गवर्नर जनरल हुए, ये भी एक सामान्य बात है। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इसका मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मिटा दूंगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये बंगाल है, राइट, ये मुंबई और ये मद्रास। मद्रास पुराना नाम है चेन्नई का। अच्छा, मुंबई में जो होता था, यहाँ भी गवर्नर, मैं जी लिख देता हूँ, यहाँ भी गवर्नर, मैं यहाँ भी जी लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ हो गया गवर्नर जनरल। तो यानी कि अगर कोई डिसीजन लेना था तो हमें, या मुंबई प्रेसिडेंसी या मुंबई जो क्षेत्र है, यहाँ अगर युद्ध होना है, संधि होनी है, कुछ भी होना है, यहाँ की बातों को लेकर हम ब्रिटेन नहीं जाएंगे। महारानी के पास जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि हम जलमार्ग से जाते थे, 5-7 हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करना। ये कहा गया कि मुंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी है, चेन्नई, ये दोनों प्रेसिडेंसी किसके अधीन है? बंगाल के। मैंने ये लिखा भी है कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और बंगाल का प्रसिद्ध शहर आप जानते हैं जहाँ ये सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, कलकत्ता। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। लेकिन मैं एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ आपके सामने कि एक बात बताएं मुझे, कोई किताब ये भी आपको बताती है क्या कि बंगाल का ही गवर्नर गवर्नर जनरल क्यों बना? ये कहीं आपने लिखा हुआ देखा क्या? आपने कभी मुंबई के गवर्नर जनरल को क्यों नहीं पढ़ा? या ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया हो? क्यों नहीं पढ़ा? ये क्या ऐसी परिस्थिति थी या क्या ऐसा सिस्टम था जिसकी वजह से सिर्फ बंगाल के ही गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया? आप समझो मेरी बात। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मुंबई के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाए, या ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाए? आपसे कोई पूछ भी सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर, आपने कहा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, आपने कह दिया वारेन हेस्टिंग। ठीक है, लेकिन बंगाल ही क्यों? खुद से पूछो, बंगाल ही क्यों? यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी बुक ले लो, आप दृष्टि ले लो या फिर ल्यूसेंट ले लो, ये चीज़ें देगी, ये कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन स्टैंडर्ड आपको पढ़ना है, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना है। तो अब देखिए ये किस तरीके से आपको याद रखना है। और बंगाल ही क्यों, अब हम पढ़ते हैं बंगाल ही क्यों। देखिएगा, देखिए सहजता रखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे तो आप समझेंगे कि बहुत अच्छे से आप बात समझ पा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं अपनी साइड से लिख रहा हूँ, बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया? बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया? ठीक, ये क्वेश्चन है। अब ये किसी किताब का नहीं है, नोट्स का। नोट्स मतलब ये आप खुद से पूछ रहे हैं। ये मेरे कंसेप्ट से आप देखें या मेरे अकॉर्डिंग आप समझें। मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ बंगाल का गवर्नर, इसका आंसर दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा इस पॉलिटी के सेक्शन में, ये पॉलिटी है, इसके सेक्शन में थोड़ा सा हम हिस्ट्री ऐड करते हैं और देखिएगा आपको ये कैसे समझ आएगा। आपने निश्चित तौर पर एक युद्ध पढ़ा है, 23 जून 1757। 23 जून 1757 युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत मज़ेदार भी है, बहुत ज़्यादा पूछता है। आप यकीन माने कि आज ये क्लास आप पहली क्लास आप कर रहे हैं, इस क्लास में से मैं इन्हीं 7 दिनों में अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा इसके साथ अटैच करके। देखिएगा, आप देखते हैं कि एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ भारतीय है ना। अंग्रेज, इसमें रॉबर्ट क्लाइव, और अंग्रेज
सॉरी अंग्रेज इसमें रॉबर्ट क्लाइव, और इसमें भारत में बंगाल के नवाब इनका नाम है सिराजुद्दौला, और बंगाल के नवाब के साथ इनका सेनापति भी है, इसका नाम है मीर जाफर। ठीक, ये भारत के लोग हैं और ये अंग्रेज हैं, इनकी जीत होती है, ये हार जाते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि ऐसा क्यों है कि बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जा रहा है, तो अब आप यहाँ समझिएगा। देखिए, ये भारत का मैप है बेटा, ठीक है, और यह है बंगाल, और बंगाल में ही युद्ध लड़ा जा रहा है, और बंगाल में यहाँ ये प्लासी स्थान है। बंगाल की उस समय की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। आप समझें, मैं थोड़ा, मुझे लग रहा है कि शायद उस साइड कट गया होगा आपका थोड़ा सा, और मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। इसे मैं यहाँ से रफ करके मिडिल में आपको समझाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे समझ आए। देखिए, यहाँ देख लेते हैं हम, ठीक है। अब ठीक है, यह है बंगाल, राइट। अब इस युद्ध से प्लासी कहाँ पड़ता है? प्लासी पड़ता है उस समय की बंगाल की राजधानी, मैं थोड़ा बंगाल आउट ले गया, आप थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। बंगाल की राजधानी उस समय थी मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर दूर था प्लासी एक गांव। इस गांव में ये युद्ध हो रहा था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 को। तो इस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा इस भूभाग को जीत लिया गया, लेकिन इस समय मुंबई प्रेसिडेंसी शांत है और मद्रास प्रेसिडेंसी भी शांत है। अब जो ज़्यादा एफर्ट करेगा उसे इनाम तो मिलना चाहिए। इन्होंने इतना एफर्ट नहीं किया, और यहाँ जो ब्रिटिश थे वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में थे। एक यहाँ ये युद्ध आपने देख लिया, प्लासी का युद्ध, ठीक। अब दूसरी बात समझें, दूसरा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे फिर एक बार रफ कर देता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको। देखिए, अब दूसरे युद्ध की बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरा युद्ध कौन सा है? यह है 23 अक्टूबर 1764। इसका नाम है बक्सर का युद्ध। ये 22 जून। तो ये भी एक बेहतरीन युद्ध था। इस युद्ध के बारे में भी थोड़ी सी आपकी चर्चा कर लेते हैं। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ भारतीय, ठीक। इसमें अंग्रेज जो हैं वो हेक्टर मुनरो हैं, और इसमें भारतीय जो हैं उसमें 3 लोग भारतीयों में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, भारत के मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, मैं इनका नाम लिख देता हूं यहां, शाह आलम सेकंड। दूसरा, बंगाल के नवाब उस समय मीर जाफर की जगह आप लिखेंगे मीर कासिम, और अवध के नवाब इनका नाम था सुजाउद्दौला। बेटा एक बात तो समझ लीजिए, बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूं, कितनी भी अच्छी तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो, प्लासी के युद्ध में मीर जाफर है और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम है और बंगाल का नवाब की जगह अवध का नवाब है सुजाउद्दौला। अब सुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला कन्फ्यूजन है, मीर जाफर और मीर कासिम में कन्फ्यूजन है। आपकी जिम्मेदारी है कि मीर कासिम किस में है और मीर जाफर किस में है, और उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी ये है कि सुजाउद्दौला कहाँ का नवाब है, अवध यानी कि उत्तर प्रदेश वाला भूभाग,
और मीर कासिम कहाँ का नवाब है? अच्छा, ये पूरे भारत का नवाब है। इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई, इसमें भी क्या हुई? अंग्रेजों की जीत हुई, अंग्रेजों की जीत हुई, और इसमें हमारी यानी कि हमारे राजाओं की हार हुई। तो देखिए, ये दो युद्ध आपने देख लिए। अब इन दो युद्धों के बारे में मैं भूभाग की बात करूंगा, और भूभाग की बात करके ये आंसर आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। आंसर ये है कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये आप एक तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप समझें। स्क्रीनशॉट के लिए मुझे थोड़ा सा साइड हो जाना चाहिए। अब जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद मैं आपको अब ये बताता हूँ भूभाग के अकॉर्डिंग। देखो, ये कंसेप्ट है, ये जब आप समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, वास्तव में ये चीज़ हमें ऐसे पढ़नी चाहिए, ताकि हम हमेशा के लिए इसे देख के रखें। ये भी ना समझे कि पीसीएस लेवल का है, ये कांस्टेबल लेवल का, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरओ एआरओ तक ही आप इसे समझें। वनडे एग्जाम का है, आप इसे सिविल के लिए मत समझें। देखो, मैं आपकी अब इमेज एक माइंड में डेवलप करता हूँ। इमेज ये है कि दो युद्ध हैं, दो युद्ध हैं। पहला युद्ध बंगाल में लड़ा गया, ये बंगाल है, और ये जो बंगाल है इसमें 23 जून 1757, और युद्ध का नाम है प्लासी, और प्लासी राजधानी मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर दूर। इसमें जो हार रहा है वो बंगाल का नवाब है। नवाब का नाम बताया मैंने, सिराजुद्दौला, और बेटे इसका सेनापति मीर जाफर। अब देखो, सिर्फ इतने भूभाग को जीत रहे हैं अंग्रेज, इसीलिए प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की नींव पड़ी। ब्रिटिश, यह क्वेश्चन बहुत पूछता है, ब्रिटिश प्रभुसत्ता की नींव पड़ी, कि नींव पड़ी। बेटे ये समझ लो बात कि सिर्फ नींव पड़ी। भाई ये प्लॉट था हमारा, या पूरा भूभाग था, इसका एक भूभाग ऐसा रहा जिसे अंग्रेजों ने जीत लिया, तो नींव पड़ी। लेकिन दूसरे युद्ध की बात करता हूं मैं। दूसरा युद्ध हम पढ़ रहे हैं 23 अक्टूबर 1764, इसका नाम है बक्सर। अच्छा, बक्सर कहाँ है? बक्सर बिहार में है, यहाँ युद्ध लड़ा जा रहा है, ठीक है। और बक्सर का जो युद्ध है, इस बक्सर के युद्ध में कौन कौन हार रहा है? मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, और मुगल बादशाह का नाम क्या है? शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय, प्लस इसमें बंगाल का नवाब भी हार रहा है, जिसका नाम क्या है? मीर कासिम, और प्लस इसमें अवध यानी कि यूपी का नवाब भी हार रहा है, इसका नाम क्या है? सुजाउद्दौला। तो बेटे इसमें एक बात समझो कि यहां तो सिर्फ और सिर्फ जो है, हमने देखा कि सिर्फ इतना भूभाग हारे, लेकिन इस सेकंड युद्ध में हम पूरा भारत हार गए, क्योंकि पूरे भारत का एक ही राजा था, और जिस राजा का नाम था शाह आलम सेकंड। इस व्यक्ति की वजह से यह कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध से भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। देखो, अब आपने एक बात समझ ली कि ये दो ऐसे क्षेत्र थे जहां के गवर्नर मेहनत कर रहे थे, यहाँ के गवर्नर मेहनत कर रहे थे, यहाँ के गवर्नर साइलेंट थे। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर था कि बंगाल के नवाब, बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया, उसका एग्जाम्पल हिस्ट्री के सेक्शन में है, और वो ये है कि भाई बंगाल का जो नवाब है, बंगाल का जो गवर्नर है, वो मेहनत कर रहे हैं, वो एफर्ट कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। उन्होंने पहले बंगाल के नवाब को हराया, और मात्र 6 से 7 साल के अंदर उन्होंने किसे हरा दिया? भारत के मुगल बादशाह को हरा दिया। भारत का मुगल बादशाह दिल्ली से भागकर अवध आता है इसके पास। ये अपने वजीर से डरता है, इसके वजीर का नाम था इमाद उल मुल्क।
उसके डर से, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसे, उसके डर से भागकर अवध आया। बंगाल का नवाब अंग्रेजों से डर के अवध आया। अवध के नवाब ने सोचा कि क्यों नहीं मैं इनके साथ मिलकर और हम तीनों मिलकर अंग्रेजों को हरा दें, लेकिन गलती से क्या हुआ, अपोजिट मामला हो गया, ये युद्ध हार गए। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता किस युद्ध से स्थापित हुई, बक्सर के युद्ध से। और ब्रिटिश प्रभुसत्ता की नींव किस युद्ध से पड़ी, तो प्लासी के युद्ध से। यही कारण है कि बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और इसीलिए मुंबई प्रेसिडेंसी और इसीलिए बंगाल प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया गया, कलकत्ता या मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल यानी कि कलकत्ता में जो प्रेसिडेंसी थी तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। प्रेसिडेंसी एक तरह का ऐसा भूभाग था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके अधिकार क्षेत्र के भूभाग को हम क्या कहते थे कि ये प्रेसिडेंसी है एक तरह की। तो आप ये ध्यान रखें कि ये जो हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं इसमें केवल हमने एक ही अधिनियम पढ़ा है, और वो अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो थोड़ा डिटेल बतानी पड़ती है, थोड़ा सा इस तरीके से बताना पड़ता है ताकि आपके माइंड में एक इमेज बने। जब आपके माइंड में इमेज बनती है तो उसका एक बेनिफिट होता है कि वो एग्जामिनेशन हॉल तक जाती है चीज़ें। अगर मैं टू द पॉइंट आपको ये बता दूं, देखो आप कोई भी किताब उठाएंगे, मेरी क्लास देखने के बाद आप कोई उठाएंगे किताब तो आप ये देखेंगे, मैं 3 ही बात बता रहा हूँ, मैं और भी बता सकता हूँ। कह सकता हूँ कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई जिनका कार्यकाल 5 साल होता है। नहीं है जरूरत उन चीज़ों की। आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, बस 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट याद रखें। और मेरी बात, मैंने इस पर इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, ये इंपॉर्टेंट 100% है, ये 90% है, ठीक है। आप ध्यान रखें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुश्किल से 10-20% इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें हैं। लेकिन ये माइंड में तब रुकेंगी जब 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट के समय 1757, 1764 के युद्ध आपके माइंड में होंगे तो आपकी इमेज बनेगी और आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आएगा। निश्चित तौर पर मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम रूटीन से एक के बाद एक एक्ट पढ़ेंगे, और ऐसे ही मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों को कंबाइन करूंगा। आप इसमें देख रहे हैं कि हमने ज्योग्राफी, हमने हिस्ट्री और हमने पॉलिटी 3 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ा है, इसीलिए हमें चीज़ें बहुत आसानी से समझ आई हैं। दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी नहीं। और थैंक यू सो मच।